हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सस्टेनेबल हेयर केयर रूटीन के साथ। कई बार सोशल मीडिया पे या किसी और से देख के, किसी और से पूछ के हम इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने सारे स्टेप्स देख लेते हैं, जोश जोश में शुरू भी कर देते हैं उस हेयर केयर रूटीन को, या कुछ भी चीज़ हो, वो कोई वेट लॉस जर्नी हो, वो आपका स्किन केयर रूटीन हो। लेकिन अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, अगर आप उसको डेली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है कि आपने एक हफ्ता तो बड़े अच्छे से कर लिया और उसके बाद आपका मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया, यही सोच के कि अरे इसमें तो बड़ा तामझाम है, कैसे ही करें। तो आपको वो चीज़ें अपनानी है जो आप लॉन्ग रन में कर पाए। तो वही है हमारा यहाँ पे एक सस्टेनेबल हेयर केयर रूटीन। तो आप अपना कोई भी हेयर ऑयल बना के रख लें जो भी आपके हेयर टाइप को सूट करता हो। बेसिकली एक हेयर ऑयल में आपका कैस्टर ऑयल होना चाहिए, कोकोनट ऑयल होना चाहिए, रोजमेरी और लेवेंडर, इस तरह के 3-4 ऑयल आप मिक्स करके रख लें। ज़रूरी भी नहीं है कि आप पका के अनियन ऑयल बनाएं या मेथी वाला बनाएं या कलौंजी वाला बनाएं। टाइम हो तो वो भी आप बना के रख लें, एक बड़ा सा बैच आप बना लें और उसके बाद उसको एक ग्लास जार में भर के रख लें। इस हिसाब से करें कि 2-3 महीने वो आपका चल जाए। उसके बाद उस ऑयल को ना आप एक ड्रॉपर बॉटल के अंदर थोड़ा सा करके रखें। ड्रॉपर से जब आप हेयर ऑयल लगाते हैं ना अपने सर में, तो इधर उधर मैस नहीं होता है। कई बार हम बोल में ऑयल लेके और फिर जैसे ही लगाते हैं अपने सर में तो वो इधर उधर ड्रिप हो ही जाता है। कॉटन से भी आप लगा सकते हैं, उससे भी ड्रिप होता है। लेकिन जो ड्रॉपर होता है ना, उसको बस आपको फिल करना है और अपने सर में जो है वो ड्रॉपर को थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करते हुए घुमाना है। तो आपके पूरे सर में बहुत ही अच्छे से हेयर ऑयल लग जाएगा और बहुत रिगरसली आप उसकी मसाज भी नहीं करेंगे। हमेशा हेयर ऑयल से पहले आप अपने बालों को कोम कर लें ताकि जो टूटे हुए बाल हैं वो पहले ही निकल जाएं। इसके बाद रिगरसली आपको जो है वो अपने सर में मसाज नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मूव्स लेने हैं ताकि आपके जो बाल हैं उनको नुकसान ना हो। और अभी का जो ये सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे सभी को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप पूरे साल भी कोई हेयर केयर रूटीन ना करते हो, हेयर ऑयलिंग ना करते हो, इन दिनों बरसात में आप ज़रूर से करें। और ओवरनाइट आपको तेल लगा के बिल्कुल भी नहीं रखना है, 1 से 2 घंटा मैक्सिमम इनफ है। तो मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ जिस दिन मुझे हेड वॉश करना होता है, और उसके बाद मैं सुबह का अपना सारा काम करती हूँ, तो तब तक अच्छे से ऑयल काम कर देता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सीधे सीधे मसाज करनी है, थोड़ी सी टैपिंग अपने जो है वो सर पे करनी है। और ये इतने बाल मेरे टूटे हैं हेयर मसाज के टाइम पे। और मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग ना ऐसे वॉश बेसिन के पास करती हूँ, और जितने भी बाल निकलते हैं ना वो कोशिश करती हूँ कि वॉश बेसिन में मैं कलेक्ट करूँ ताकि मुझे फिर जमीन पे से ना उठाना पड़े, बाल इधर उधर ना घूम रहे फिर रहे हो, वो सारे के सारे यही बेसिन में ही जो है ना वो कलेक्ट हो जाएं। फिर उनको इकट्ठा करके आप बिन में डाल दें, ड्रेन में मत जाने दें, अदरवाइज वो क्लॉग हो जाएगी। लेकिन मैं कॉम्ब भी करती हूँ, हेयर ऑयलिंग भी करती हूँ, मैं हमेशा बेसिन के ऊपर करती हूँ, इससे आपको बाल कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो बस अब मैंने अपना क्लचर लगा लिया है, हैंड वॉश कर लिए हैं, और इसके बाद अब हम मूव करेंगे अपने डेली के कामों की तरफ। तो रात जो है मैंने कपड़े ड्रायर में डाले थे, वो अच्छे से सूख गए हैं, तो अभी मैं उनको निकाल के रख दूंगी क्योंकि दूसरा लोड जो है मेरा कपड़ों का धुलने लग रहा है, मुझे फिर वो ड्रायर में ट्रांसफ़र करना है। और ये जो हमारा यूटिलिटी एरिया है ना, यहाँ का जो बल्ब है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसीलिए जो रोशनी है ना वो आपको थोड़ी कम ज़्यादा ऐसे दिख रही होगी। अच्छा, ड्रायर में जो आपका ये पार्ट होता है जिसमें लिंट इकट्ठा होता है, मेक श्योर आफ्टर एवरी ड्राइंग प्रोसेस आप इसके अंदर से लिंट को हटा दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो ड्रायर के थ्रू घरों में आग लग जाती है। तो कभी भी इस स्टेप को आप ना भूलें। तो मैं इसका लिंट इकट्ठा कर देती हूँ, फिर बाहर ना इसको थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, तो उससे ना इसके अंदर से सब कुछ निकल जाता है, और फिर मैं इसके अंदर दूसरा लोड लगाती हूँ।
इसके बाद अभी मैं मूव कर रही हूँ किचन की तरफ। तो आज सुबह बच्चों को मैंने पोटैटो सैंडविचेस दिए थे, जिसमें मैंने कैरेट्स वगैरह जो है वो सब कुछ इंक्लूड किया था। कैरेट्स थी, कैप्सिकम थी, दोनों का सेम ही बनाया था। तो किचन ऑलमोस्ट क्लीन सी ही है, बस जो चीज़ें बची हुई थी उनको मैं निकाल के और कंटेनर में भर के रख दूंगी। नेक्स्ट डे भी मैं इसी का यूज़ करके इसमें और वेजिटेबल्स ऐड करके और इसका ना जो टाकोस होते हैं वो बना के बच्चों को देने वाली हूँ। और अब जो है यहाँ पे बर्तन उनको उनकी जगह पे रख देते हैं और अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शुरू करते हैं। कई बार मेरे पास ये सवाल आता है कि दीपिका, आपका घर टाइडी कैसे रहता है, आपकी किचन क्लीन कैसे रहती है, काउंटर टॉप टाइडी कैसे रहता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब का अपना एक घर है। जब आपको पता है कि चीज़ें जो भी काउंटर टॉप पे रखी हुई हैं या जो डिशवॉशर में रखी हुई हैं वो कहाँ जाएंगी, वो कहाँ रखनी है, तो आपका जो घर है या आपकी किचन है वो खुद से ही क्लीन रहेगी। रही बात काउंटर टॉप की, तो मैं काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा डेकोर आइटम्स या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ भाई बहुत लगता है इधर उधर की चीज़ों में, बिना बात जो है वो टूट फूट हो ही जाएगी। तो मिनिमल चीज़ें मैं रखती हूँ, बाकी सब मैं कैबिनेट वगैरह में ही रखना प्रेफर करती हूँ और मुझे एम्प्टी स्पेस ज़्यादा पसंद है। तो आपने देखा कटलरी लगाते हुए इट वाज काइंड ऑफ ऑटो पायलट मोड, क्योंकि मेरे हाथों को, दिमाग को, सबको पता है कि कौन सी स्पून कहाँ पे जानी है, फोक कहाँ पे जाना है। तो जब आप अपने घर में एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं ना, तो फिर आपको चीज़ों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा काम किया करती थी या मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कुकिंग आती थी। ठीक है, भाभी घर में कुछ बना रही थी, उनको देख लिया, कभी मन किया चलो कुछ एक चीज़ें बना दी, शौक ज़रूर था तो ऑब्जर्व किया करती थी। बाकी घर में जैसे मम्मी को काम करते हुए देखा है, दीदी को काम करते हुए देखा है, तो उनको देख देख के सीखा, लेकिन बहुत ज़्यादा किया नहीं था। मेरी जो एक घर में काम करने की जर्नी शुरू हुई वो जब मेरी जॉब लगी दिल्ली, मैं वहाँ पे आई। हॉस्टल का रूम था लेकिन वहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं था, खाना खुद से ही बनाना था। एक छोटा सा रूम था, उसी के अंदर वार्डरोब मैंने अपनी ला के रखी थी, बेड नहीं था उसमें। कुछ दिन मैट्रेस पे सोई, उसके बाद फिर एक फोल्डिंग बेड खरीदा, उसके बाद एक चूल्हे वाला जो है मैंने स्टोव टॉप लिया था, और नीचे बैठ के कभी कुकिंग होती नहीं थी क्योंकि रूम में कोई स्लैब वगैरह भी नहीं था। फिर एक टेबल लेकर आए, उसके ऊपर अरेंजमेंट किया। उस टाइम के फ़ोन ऐसे नहीं थे कि फ़ोटोज़ हो, मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है उस रूम की, बट स्टिल मैंने अपने उस रूम को बहुत अच्छे से जो है वो रखा। और रीज़न उसके पीछे यही था कि यही चीज़ें मैंने अपने घर में देखी थी कि भले ही जगह छोटी हो, भले ही रिसोर्सेज आपके पास कम हो, लेकिन आप उस प्लेस को अगर नीट रखते हैं, टाइडी रखते हैं, तो वो छोटा सा जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा सा घर हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो, तभी आप उसको टाइडी रख पाएंगे, उसको
उसको सुंदर बना पाएंगे। सुंदर बनाने के लिए एक छोटी सी जगह भी काफ़ी होती है, बस आप उसको मेंटेन करके रखें। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी कि ठीक है, सुबह को तो अपना ब्रेड वगैरह खा के चले गए, कुछ दिन ऑफिस में जो है वो टिफ़िन भी लगाया, लेकिन मज़ा नहीं आता था, बहुत ऑयल रहता था। शाम को थकान हो जाती थी, लेकिन फिर भी एक खिचड़ी तहारी कुछ बना के खा ही लेते थे। लेकिन फिर मैंने शुरू किया कि नहीं भाई, सुबह जल्दी उठूंगी, अपना लंच बॉक्स भी मैं प्रिपेयर करूंगी, और कोशिश करती थी कि कुछ इस तरह से बना लूं कि शाम को सिर्फ मुझे फुल्का बनाना रह जाए। या फिर उसके बाद मैंने ये रूटीन अडेप्ट किया था कि मैं शाम को ज़्यादा बना लेती थी कि सुबह को सिर्फ जो है, भले ही मेरे पास ब्रेड है, मैं उसके अंदर सब्जी फिल करके ले जाऊं, तो जो भी है मैं अपना घर का खाऊं, या सिर्फ मुझे पराठा ही बनाना रह जाए, सब्जी ऑलरेडी बनी हुई है। तो धीरे धीरे जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं, और किसी के कहने से आप ये चीज़ें नहीं सीखते हैं। ये जो आपने शुरू से देखा होता है ना, वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाता है, और फिर जो लाइफ के एक्सपीरियंस हर्डल्स होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और इन सारी बातों को करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि दीपिका, हमारा भी मन है कि आपके जैसा हमारा घर हो। तो आप फिलहाल इस घर को देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कितना स्ट्रगल हुआ है, कितनी मेहनत हुई है, कितने स्टेप्स क्रॉस करने के बाद हम इस जगह पर पहुंचे हैं, आपको वो भी देखना है। फटाफट से आप एक स्टेप पे पैर रखे और सीढ़ी पे सबसे ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना होता है। तो कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें। आपका कंपटीशन आपका खुद से है, किसी और से नहीं है। आपको अपना बेटर वर्जन बनाना है, जो कल था उससे आज आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, आप दूसरों की लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आपको खुद से बेटर करना है, ना कि किसी और से कंपेयर करना है। तो जो आपके पास है ना, आप उसके लिए थैंकफुल रहें और आगे बढ़ने की सोचें और मेहनत करें कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए, इतनी सारी बातें करते करते मेरी किचन जो है वो सारी अच्छे से क्लीन हो गई है, और ये वो रूटीन है जो मैं एवरी डे फॉलो करती हूँ। और ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं कि जितनी कैबिनेट्स हैं इन सब को आप अच्छे से सिर्फ एक गीले कपड़े से ही साफ़ कर रहे हैं, आपको किसी स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ना तो डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और ना ही आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं किचन ही अपनी क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम की तरफ बढ़ती हूँ। और आज मुझे यहाँ पे डस्टिंग नहीं करनी थी, क्योंकि रात को मैं लिविंग रूम अपना बहुत अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। सुबह जब आती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। तो जैसे हमारी सेंटर टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, इन सबको मैं वाइप डाउन कर देती हूँ। और सुबह बहुत अर्ली ही बच्चे निकल जाते हैं, ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता है। बाकी वीकली क्लीनिंग तो मेरी होती ही है यहाँ पे, कि तब मैं लैंप वगैरह जो है सब कुछ अच्छे से क्लीन करती हूँ। बट आज वो वाला दिन नहीं था, तो बहुत अच्छे से जो है मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो फ़िलहाल क्लीन हो गया है। इसके बाद फिर मैं मूव करती हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। कभी कभी मैं बेडिंग वगैरह जो है वो पहले ही बना देती हूँ, लेकिन वही है कि रूटीन्स आपके चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू किड्स रूटीन, अकॉर्डिंग टू योर वर्क पैटर्न। तो नीचे का फ्लोर मैंने क्लीन किया है, इसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। और फिटेड शीट में आप इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करें। और आजकल तो बहुत ही अच्छी इवन प्रिंटेड, अब हम तो जैसे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमेशा यहाँ पे डुवे बाहर निकली ही रहती है, ठंड रहती ही है। मैं इंग्लैंड के नॉर्थ पार्ट में रहती हूँ, तो यहाँ पे अगर समर भी है स्टिल यू नीड डुवे, रात को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मैं जो हूँ प्लेन ही फिटेड शीट प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डुवे कवर्स यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। ये वाला मैंने दिवाली पे लगाया था, बट ये मत सोचना कि दिवाली से अब तक मैंने ये हटाया नहीं है, क्योंकि ये वाला थीम मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसी को वॉश करके दोबारा इसी को चढ़ा रही हूँ। तो क्रिसमस टाइम पे मैं फिर कोई और सा चेंज कर दूंगी यहाँ पे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बोहो थीम का है, लेकिन ये वाइब्रेंट कलर का है। यस, फिटेड शीट के बारे में इसीलिए बोल रही थी क्योंकि बिल्कुल संवरी रहती हैं। ज़्यादा आपको ये नहीं कि पूरी ही बेडशीट उतार के आपको दोबारा से बिछानी है, बस आप सुबह को उसको एक बार थोड़ा सा क्रीज उसकी निकाल दें, थोड़ा सा उसको झाड़ दें, जो लिंट रोलर होता है उसको आप अपने बेड के ऊपर घुमा दें एक बार अच्छे से, तो अगर कोई बाल वगैरह भी है तो वो भी उसके अंदर से निकल जाएगा। और बस उसके बाद नीटली आप अपनी जो डुवे मेरी तरह अगर स्प्रेड करते हैं तो स्प्रेड कर दें, पिलोज वगैरह लगा दें। और अगर बेड आपका टाइडी है ना, तो आपका पूरा रूम टाइडी है। तो बेड को आप अच्छे से अपने बना के रखें तो आपका रूम खुद ब खुद टाइडी होने लगेगा। इसके बाद जो है वो थोड़ी सी मैं डस्टिंग एवरीडे बेसिस पे करती हूँ, जैसे कि बेड साइड होता है और छोटी मोटी शेल्फ भी है यहाँ पे, मेरी वार्डरोब है यहाँ पे, और छोटा सा एक ड्रेसिंग एरिया है। तो यहाँ की जो डस्टिंग होती है वो मैं एवरीडे बेसिस पे करती हूँ। हमारे घर में या हमारी लाइफ में जितने भी रूटीन्स होते हैं ना, वो हमें अपने हिसाब से ही बनाने हैं, वो हमें किसी और के कहने से नहीं बनाने हैं या किसी और को देख के नहीं करने हैं। ये जो मोटिवेशन है ना, ये खुद से अंदर से आना चाहिए। बाकी दुनिया का क्या है ना, दुनिया तो सिर्फ कहती है, आप कुछ भी करेंगे उनके पास कुछ ना कुछ पॉइंट होगा ही कमी निकालने का, या कुछ ना कुछ कहने का, या फिर अपनी सिचुएशन को जो है बहुत पिटी दिखाने का और दूसरों की सिचुएशन को बहुत ही फेवरेबल दिखाने का। अब जब मैं 3-3 जॉब भी कर रही थी, उस टाइम पे भी मुझे ये कहा जाता था, यूट्यूब चैनल था मेरा, मैं टेस्को में भी काम कर रही थी उस टाइम पे, और मेरी दिल्ली में भी एक जॉब थी जो मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, जहाँ पे मैं पहले से ही काम कर रही थी। तो यहाँ यूके आके भी मैंने वो कंटिन्यू किया था काम। तो तब भी मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट आ जाते हैं कि अच्छा आप वर्क फ्रॉम होम करते हो ना, आप तो नाइट शिफ्ट करते हो इसीलिए आप घर का सारा काम कर लेते हो। तो भाई आपने ये तो देख लिया कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ या मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, बट आपने ये नहीं देखा कि मैं अपने नाइट की जो स्लीप है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। वो नींद मैं कब पूरी कर रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ दिन में, रात को मैं जॉब कर रही हूँ, दिन में जो और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें मैं अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हूँ, अपनी बच्ची को भी देख रही हूँ, उसका पिक एंड ड्रॉप भी कर रही हूँ। तो लोग जो है ना कुछ पॉइंट आपके अंदर निकाल ही देते हैं। मैंने जब अपनी लेस्टर वाली ये रिसर्च जॉब शुरू करी तब भी अरे वर्क फ्रॉम होम कर रही हो ना, बाहर नहीं आप निकल पा रहे हो। तो देखो हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ जो है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है जितना इस कैमरा लेंस के थ्रू दिखाई देती है। एवरीडे बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं और आपकी लाइफ को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो दिस इज़ ए जजमेंटल वर्ल्ड एक्चुअली। तो यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ आपको कहेंगे ही, लेकिन आपको नहीं सुनना है। आपको सिर्फ उतना ही सुनना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, या वो चीज़ जो आपको थोड़ी सी खुशी दे रही हो। बाकी आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करना है, अपना काम किस तरीके से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो चीज़ आपको ही मैनेज करनी है। कोई और आपके लिए आके उसको मैनेज नहीं करेगा। तो दुनिया क्या कह रही है, इस चीज़ को आप एक तरफ रख दें, आप वो करें जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो यस, अद्वी का रूम मैंने क्लीन कर दिया था। यूजुअली वो अपना बेड बना के जाती है, बट कभी कभार बच्चे जो है वो लेट हो जाते हैं या नहीं मन होता है तो वो छोड़ के भी चली जाती है। तो उसका रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो भी मुझे डस्टिंग करनी थी एवरीडे बेसिस वाली वो कर दी है। लैंडिंग एरिया का प्लांटर मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ।
अब आ जाते हैं अपने हेयर वॉश की तरफ। और आज मैंने वैक्यूम नहीं किया था क्योंकि आज साहब ने नीचे वाले फ्लोर पे भी और ऊपर वाले फ्लोर पे कर दिया था, तो आज का मेरा ये एक काम कम हो गया था और वो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो यस, यहाँ पे अब मैं अपना सर धुल रही हूँ और उसके लिए मैंने थोड़ा सा विनेगर लिया है 1 टीस्पून के करीब, और उसमें 2-2.5 टेबल स्पून मैंने पानी का ऐड करा है और उसके बाद मैं इसमें शैम्पू डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब ही होगा। फिलहाल मैं ये हिमालय का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रही हूँ। ये इंडिया से मैं लेकर आई थी, जब वहां गई थी वहां खरीदा था, तो फिर थोड़ा सा बचा था तो फिर मैं लेके ही आ गई थी, जगह थी थोड़ी सी, और ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, जो ये विनेगर मैंने ऐड करा है, बेसिकली तो एप्पल साइडर विनेगर आपको लेना चाहिए, बट मेरे पास था नहीं तो मैंने नॉर्मल विनेगर ले लिया है। और एप्पल साइडर विनेगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये वाइट विनेगर होता है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने ये कम ही लिया है। और शैम्पू को आपको हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए, बहुत हार्श होता है तो डाइल्यूट करके ही आप इसको यूज़ करें। तो जो ये सॉल्यूशन बना था उससे मैंने अपना सर धुला है। विनेगर जो होता है ना, वो अगर कोई भी बिल्डअप हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, या जैसे आपने ऑयलिंग करी है, वो ऑयल आपको अच्छे से निकालना है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है और आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाता है। तो खैर, मैं नहा धो ली थी, सर धुल लिया था और अभी मैं बाल भी आपको अपने दिखा ही दूंगी। नीचे जो है वो विकास एक्स्ट्रा काम करने में लगे पड़े हैं। आज जो है वो हमारी लॉटरी लग गई थी, और लॉटरी कैसे लगी है वो भी अगली क्लिप में मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले देख लेते कि जितने भी घर की ये कार्डबोर्ड बॉक्स थे ना, ये सारे के सारे विकास ने निकाल के बाहर रखे हैं। बारिश में विकास की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई, बट फ्री स्किप मीन्स अ लॉट एक्चुअली। और हमें नहीं पता था, हमारे पड़ोसी आए बताने के लिए कि विकास अगर कुछ डालना हो तो डाल दो, फ्री स्किप है, और बिल्कुल हमारे घर के बाहर ही है। तो अभी विकास ने बाहर फुटपाथ पे डाल दिया सारा का सारा जो कुछ भी था, और अभी स्किप के अंदर डाल देंगे। अदरवाइज स्किप हायर करना ना, यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती है ना, तो लोग हायर करते हैं जो भी वेस्ट निकलता है उसको डालने के लिए, बट आई थिंक ये कम्युनिटी की तरफ से आया है कि जो कुछ भी वेस्ट है। अदरवाइज फिर ये जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस वगैरह हैं तो फिर रिसाइकलिंग सेंटर जाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी एलोकेटेड ब्लू बिन होती है ना, उसमें डेली का ही बहुत सारा छोटा मोटा कार्ड बॉक्स जो होता है ना बॉक्स, वो चला जाता है। लेकिन जो ये बड़े बड़े होते हैं ना, फिर या तो इनको बिल्कुल छोटा छोटा करके तोड़ के गला के तब उसके अंदर डालो, नहीं तो मोस्टली हम लोग तो रिसाइकलिंग सेंटर ही ले जाते हैं। तो यस, विकास का ये काम जो है वो कम हो गया है और अभी वो स्किप में डालने। इट वॉज सच अ बिग टास्क, और हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि रिसाइकलिंग सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक करके ये सारी चीज़ें डंप करके आते हैं, बट चलो आज ये काम जो है हमारा आसान हो ही गया। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। मुझे थोड़ा सा ही आज ऑफिस का काम था, तो मैंने वो किया अपना काम और बाल वाल सुखाए अपने, और अभी जो है वो लंच टाइम है। और लंच में आज मैंने बनाई है चटपटी सी कढ़ी। जब बाहर बारिश हो रही होती है या स्नो होता है ना, तो कढ़ी खाने का बड़ा मन करता है। और साथ में जो है आज मैंने फ्राइड पकौड़े भी बनाए हैं। यूजुअली मैं नहीं बनाती हूँ, बट वही है कि 2-3 महीने में एक बार मैं ये पकौड़े वाली फ्राइड पकौड़े वाली कढ़ी बना ही लेती हूँ। और जब भी मैं ये पकौड़े बनाती हूँ उनमें थोड़े थोड़े से ना आलू प्याज डाल लेती हूँ, तो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो है वो बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं, और बाकी जो है फिर मैं कढ़ी के अंदर डाल देती हूँ। और छोटी सी कढ़ाई में ही मैंने बनाए थे, क्योंकि फिर ये ऑयल जो है ना फिर रखा ही रहता है। और बस इसके बाद जो है यहाँ पे काम शुरू हुआ है कपड़े फोल्ड करने का, और साहब यहाँ पे सैलेड कट कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आज की जो वीडियो है ना वो मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन और हेयर केयर रूटीन तो हुआ ही है, साथ ही स्टोरी टेलिंग भी रही है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस या आपके जो कमेंट आते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा बताने का। तो एक चीज़ और जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि घर को सिर्फ आप अकेले नहीं चला सकते हैं, घर को चलाने के लिए टीम वर्क चाहिए होता है। उसमें आपके हस्बैंड हेल्प करें, आपके बच्चे हेल्प करें, आपके इन लॉज अगर उनके साथ आप रहते हैं तो वो आपकी हेल्प करें। सबकी हेल्प से जो है ना ये घर चलता है। और वो हेल्प ये नहीं कि वो लेबर वाली ही हेल्प है कि वो आके आपके साथ काम कराए, वो एक मोटिवेशन भी होता है कि अगले ने काम किया है, अरे वाह भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया है। या फिर आप काम कर रहे हैं, अगला बंदा आके आपके पास बस खड़ा हो जाए,
आपके साथ बात कर ले। एक ने प्याज छील दी, एक ने प्याज चॉप कर दी, एक ने आलू छील दिया, एक ने आलू कट कर दिया। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते, आप बस साथ खड़े रह के वो बात भी कर रहे हैं ना, तो भी वो बहुत होता है, क्योंकि अगले इंसान को फिर महसूस ही नहीं होता है कि वो इतना काम कर रहा है। तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, साहब ने यहाँ पे सैलेड कट कर दिया, और अभी मैं उनको यही बोल रही थी कि आज कितनी बार आपने मेरी वीडियो बॉम्ब करी है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने मैंने कैमरा लगाया हुआ है, बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। और पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए गिनती की सिर्फ यहाँ पे 12 बची थी, और उसमें से भी फिर मैंने जो है वो निकाल के रखी थी कि बच्चों को भी जो है वो स्कूल से आके थोड़ी सी पकौड़ियाँ खानी है। साहब अपना सैलेड कट करते करते और जो है वो बीच में पकौड़ियों के ऊपर दांव मार ही रहे थे। तो यस, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो बाहर काम करने जाना पड़ता है, हमें तो ये होता है, तब इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। एवरीवन हैज़ 24 आवर, और जो लाइफ आपने चुनी है वो आपने खुद से चुनी है। अगर आप बाहर जाके वर्क कर रहे हैं तो वो आपने खुद से चुना है। रीज़न उसके पीछे भले ही कुछ भी हो, कि आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, आपको उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, या फिर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करनी है, या फिर आपको थोड़ा सा सोशल होना है। आप घर के माहौल में बंद बंद रह के थोड़ा सा थक गए हैं। तो जो भी डिसाइड किया है वो आपने डिसाइड किया है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। तो आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना है, उस चीज़ को जो है वो आपको हैप्पीली अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़ना है। कंप्लेन हम दुनिया भर की कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लेन ही करते रह जाएंगे तो आप जिएंगे कब? तो आपको लाइफ को जीना है, जो भी हर्डल, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में है उनके साथ। तो यस, इतनी सारी बातों के साथ और ये कढ़ी चावल के टेम्पटिंग से बोल के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो, आज की ये चिट चैट पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं काफ़ी सारी रील्स वहाँ भी पोस्ट करती हूँ।